हम स्टार्ट करेंगे आज बैंकिंग चैप्टर जिसकी वेटेज है 6 मार्क्स की। हम यहाँ पर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या क्या टॉपिक है हमारे पास देखते हैं। नंबर 1 हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बैंक के बारे में। नंबर 2 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। नंबर 3 क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक। टेस्ट योर नॉलेज में कुछ क्वेश्चन है और लास्ट में हम देखेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला, लोगों से पैसा डिपॉजिट करता है। दूसरा, जरूरत पड़ने पर लोगों को पैसा एडवांस, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि हमें लोन चाहिए तो बैंक के पास जाते हैं तो बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो बैंक क्या काम करता है? बैंक एक्ट एज अ ब्रिज। बैंक एक्ट एज अ ब्रिज। कैसा ब्रिज? हमारी कंट्री में हमारे जैसे लोग होते हैं जो अर्निंग करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, कुछ खर्च करने के बाद पैसा बचता है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? उसको ले जाकर भाई बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो बैंक इज वर्किंग एज अ ब्रिज किसके बीच में? सेवर्स और जो उसके उस पैसे को यूटिलाइज कर सके, यानी कि बिजनेस। हाउस होल्ड पैसा बचाता है, वो पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं और बैंक क्या करता है? इसी पैसे को एज अ लोन प्रोवाइड करता है। किसको? बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को। तो इसलिए कहा जाता है कि बैंक क्या करता है? बैंक एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हाउसहोल्ड्स, यानी कि सेवर्स एंड दोज हु नीड मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट इज बिजनेस। नाउ एक्टिवेट, और बैंक का काम क्या होता है? आइडल जो रिसोर्सेज पड़े हैं हमारे पास उनको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करना। पैसा आपके घर में पड़े है, वो पैसा वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ न इंक्रीमेंट होने वाला है, ना कहीं वो प्रोडक्टिव यूज होता है। अगर आपने वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो एक तो आपकी थोड़ी सी अर्निंग हो जाती है जिसके ऊपर आपको क्या इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, घर में रखने से ज्यादा अच्छा। दूसरा, आप अगर उसको बैंक को देते हो तो बैंक क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट में लगाएगा, जिससे इन्वेस्टर्स को देगा, जिससे हमारी इकोनॉमी में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और हमें पता है एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो नाउ होपफुली बैंक का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देता हूं बैंक का मतलब क्या होता है। बैंक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो दो फंक्शन परफॉर्म करेगा। दो कौन से फंक्शन होते हैं वो? नंबर 1 एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब कि लोगों से पैसा एज अ डिपॉजिट एक्सेप्ट करे। नंबर 2 एडवांसिंग लोन। अगर ये दो काम कोई इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे। दो में से कोई एक मिसिंग है तो उसको बैंक नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एलआईसी है, वो लोगों से एक्सेप्ट तो करती है मनी, प्रीमियम, बट एडवांस नहीं देती है। अगर वो एडवांस नहीं देगी तो ये बैंकिंग नहीं, तो इसको हम बैंक की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फिर ये आ जाता है हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी जिसको बोलते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे मणप्पुरम गोल्ड सुना होगा आपने। मणप्पुरम गोल्ड क्या करता है? गोल्ड डिपॉजिट करता है, उसके अगेंस्ट हमें क्या देता है? लोन देता है। मतलब कि वो एडवांसिंग ऑफ लोन तो कर रहा है बट वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बैंक में नहीं आएगा। दोनों फंक्शन परफॉर्म करने जरूरी है। नंबर 1 एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, नंबर 2 एडवांसिंग लोन। अगर ये दो फंक्शन फुलफिल होते हैं तो हम उसको बैंक की कैटेगरी में डालेंगे, अदरवाइज वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन के रह जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं हमारे सिलेबस में बैंक के बारे में क्या बताया। हम पढ़ेंगे दो चीजें, नंबर 1 सेंट्रल बैंक, नंबर 2 कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक क्या होते हैं? सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी में एपेक्स इंस्टीट्यूशन बोलते हैं हम उसको। सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं? एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स इंस्टीट्यूशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कंट्रोल्स entire banking system, entire banking system। पूरी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सेंट्रल बैंक का होता है। इसलिए इसको हम बार बार बता रहा हूं एपेक्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। यानी कि क्या क्या करता है सेंट्रल बैंक? प्लेज अ लीडिंग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग, रेगुलेटिंग, सुपरवाइजिंग, डेवलपिंग बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। यानी कि क्या करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा बैंकिंग सेक्टर को, रेगुलेट करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा कि अगर बैंक काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे। सुपरविजन करता है बैंक का, अगर कि बैंक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं।
अगर कोई बैंक रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का अधिकार आरबीआई यानी कि जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है उसके पास होता है। डेवलपिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए भी काम करता है आरबीआई हमारी कंट्री का यानी कि सेंट्रल बैंक। लास्ट वन फिर से वही आ गया कि हमारी कंट्री में पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना किसका ऑब्जेक्टिव होता है, सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक क्या हुआ, एपेक्स इंस्टीट्यूशन व्हिच कंट्रोल्स एंटायर बैंकिंग सिस्टम। वन लाइन में इतना सा याद रखना है आपने। अब हम देखते हैं अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक कौन कौन से हैं। जैसे कि हमें हमारी कंट्री का तो पता ही है सभी को, आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड में बोलते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड, और यूएसए को बोलते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम जिसे फेड भी बोला जाता है। नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसकी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसका हमें पता होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाउंडेशन जो रखी गई कब रखी गई, 1 अप्रैल 1935। उस टाइम पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ट्रबल्स चल रहे थे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 1930 1920 ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन थे, वर्ल्ड को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डिप्रेशन से बाहर निकलना था। तो भारत में भी जरूरत लगी कि कोई सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सके। तो आरबीआई की उस टाइम पर इनॉग्रेशन किया गया, उसको बनाया गया। एट प्रेजेंट हमारे आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है, सारे डिसीजन ये लेते हैं, ये हेड ऑफ द आरबीआई है। नेक्स्ट स्टॉप क्या कर लो, काट देंगे। आपने नो, अब हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये ऑर्डर में नहीं दिए, फंक्शंस पढ़ेंगे एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आरबीआई का होता है वो होता है मोनोपोली ओवर नोट इशू, यानी कि एक कंट्री में करेंसी इशू करने का जो रूल अधिकार है वो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री की सेंट्रल बैंक के पास होता है। इंडिया में राइट किसके पास है, आरबीआई के पास है। कहने का मतलब एक कंट्री में जो नोट इशू करेगा, करेंसी इशू करेगा, कौन इशू करेगा, वो सिर्फ सेंट्रल बैंक कर सकता है। हमारी कंट्री में कौन करेगा, आरबीआई करेगा। इसलिए इस फंक्शन को बोला जाता है सोल मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी, यानी कि करेंसी इशू करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है, आरबीआई के पास है। देन these notes circulate throughout the country as a legal tender money। ये वर्ड याद रखना, legal tender money। legal tender money का मतलब क्या होता है, जो करेंसी हमारी कंट्री में आरबीआई ने इशू कर दी है उसको हर एक व्यक्ति को एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। हर एक व्यक्ति को वो करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अब इसमें रीजन ये आता है, पूछा जाता है कि भाई सिर्फ आरबीआई ही या फिर सेंट्रल बैंक ही क्यों करेंसी इशू करेगा। नंबर 1 यूनिफॉर्मिटी इन नोट इन सर्कुलेशन रहेगा। अगर आरबीआई ना करे, प्राइवेट सेक्टर करे, तो सोचो मनी सप्लाई कितनी बढ़ जाएगी अगर कमर्शियल बैंक करने लग जाए, हर एक बैंक अपनी करेंसी प्रिंट करने लग जाए। गिव्स अस सेंट्रल बैंक सम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। अगर आरबीआई कर रहा है यानी कि सेंट्रल बैंक कर रहा है तो उसका पूरा पूरा कंट्रोल होता है मनी सप्लाई पर। एक चीज और याद रखनी है, आरबीआई जो मनी सप्लाई करता है, करेंसी इशू करता है, वो ₹10 to अभी हमारे पास जो सर्कुलेशन में नोट है ₹2000, ये करेंसी आरबीआई इशू करता है, यानी कि कॉइंस एंड नोट्स बिलो ₹10 ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं, मोनोपोली ओवर नोट इशू, यानी कि नोट इशू करने का अधिकार किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। बट ये कुछ करेंसी यानी कि जितने भी हमारी कंट्री में कॉइंस हैं और 10 रुपए से नीचे के नोट, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए नोट, वो कौन इशू करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 10 से ऊपर, 10 का, 50 का, 100 का,
500 का, 2000 का, ये सारे कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। तो पहला फंक्शन सेंट्रल बैंक का क्या हो गया? इशूइंग ऑफ करेंसी। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जरा हम, बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, यानी कि कमर्शियल बैंक का जो रिलेशन होता है गवर्नमेंट के साथ, वो सेम होता है जैसा कि कमर्शियल बैंक का पब्लिक के साथ होता है। यानी अगर हमें मनी डिपॉजिट करानी है एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, हम कहां जाएंगे? कमर्शियल बैंक के पास। हमें लोन चाहिए, कहां जाएंगे? कमर्शियल बैंक के पास। गवर्नमेंट को मनी डिपॉजिट करानी है, कहां जाएगी वो? आरबीआई के पास। गवर्नमेंट को लोन लेना है, कहां जाएगी वो? आरबीआई के पास। हमारे अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? हमारा बैंक मेंटेन करेगा, कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट के अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? आरबीआई। तो यही बोला गया है बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। यहां पर वो बैंकर्स बैंक ही नहीं है, यहां पर वो गवर्नमेंट के लिए 3 काम करता है। सेंट्रल बैंक एक कंट्री में गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, दोनों के लिए 3 काम करता है। 3 रोल है उसके। नंबर 1 एज एन एडवाइजर, नंबर 2 एज एन एजेंट, नंबर 3 एक्सटेंड्स लोन। यहां पर एक चीज और लगा सकते हैं हम, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। पहला एज एन एडवाइजर, यानी कि सेंट्रल बैंक क्या करता है? गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम मनी सप्लाई क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बनाने के लिए आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। तो क्या एडवाइस देगा गवर्नमेंट को आरबीआई? फाइनेंशियल मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर। एज एन एजेंट क्या काम करेगा? एज एन एजेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को सेल करना, परचेज करना, इशू करना, ये सारे काम कौन परफॉर्म करता है? सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करना है कौन करेगा? आरबीआई। गवर्नमेंट के बिहाफ पर कहीं पर सिक्योरिटीज परचेज करनी है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन करता है? आरबीआई। देन ये पहले पढ़ेंगे हम एज अ बैंकर। एज अ बैंकर का मतलब अगर गवर्नमेंट को कहीं से कोई कैश रिसिप्ट्स आनी है तो कौन रिसीव करता है? आरबीआई। गवर्नमेंट के बिहाफ पर कहीं पैसा ट्रांसफर करना है तो कौन ट्रांसफर करता है? आरबीआई। एक काम और आरबीआई करता है, गवर्नमेंट को अगर फंड्स की जरूरत हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आरबीआई गवर्नमेंट को मनी ट्रांसफर करती है, आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देती है। आरबीआई गवर्नमेंट को लोन कैसे देती है? आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देने के लिए क्या करती है? एक्सेस करेंसी प्रिंट कर देती है एज पर रिक्वायरमेंट। अब जितनी करेंसी वो एक्सेस प्रिंट की जाती है उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या हो गया? एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करके सर्कुलेशन में ले आए तो वो गवर्नमेंट के लिए हो जाता है लोन। इससे होगा क्या? हमारी इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ जाएगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये एज बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट हो गया, यानी कि गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा पॉलिसीज के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करेगा, उनके बिहाफ पर कैश रिसीप्ट, उनके बिहाफ पर कैश पेमेंट। गवर्नमेंट के लिए एज एन एजेंट काम करेगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करना, परचेज करना, एंड जरूरत पड़ने पर गवर्नमेंट को लोन देना, अब वो चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए। तो ये फंक्शन हो गया बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट फंक्शन आता है आरबीआई का, यानी कि सेंट्रल बैंक का, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक, अब ये बैंकर्स बैंक है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के साथ सेम वो रिलेशन बनाता है जैसा कि रिलेशन कमर्शियल बैंक का पब्लिक के साथ होता है। सिमिलरली सेंट्रल बैंक का रिलेशन बैंक के साथ, जितने भी हमारी कंट्री में कमर्शियल बैंक है, बिल्कुल कस्टमर और बैंक का रिलेशन होता है। यानी कि अगर कमर्शियल बैंक को पैसा डिपॉजिट करना है कहां जाएगा? वो सेम आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक को लोन लेना है कहां जाएगा? वो आरबीआई के पास। तो एज अ बैंकर्स बैंक क्या काम करते हैं? मेंटेन्स डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, प्रोवाइड गाइडेंस टू ऑल बैंक एंड रेगुलेट देयर एक्टिविटीज, यानी कि बैंक्स के फंड्स को मैनेज करना और बैंक के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना। एक काम और करता है आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए, एज अ सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर वर्ड जो निकला है, दो वर्ड्स को मिलाकर बने, सुपर प्लस विजन। सुपर मतलब क्लोज, विजन मतलब निगाह। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं सबके ऊपर सुपरविजन रखता है। एज ए सुपरवाइजरी फंक्शन वो क्या करेगा? जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं क्या कमर्शियल बैंक फॉलो कर रहा है या नहीं। यानी कि ब्रांच एक्सपेंशन के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, लिक्विडिटी ऑफ एसेट मैनेजमेंट के लिए क्या सभी कमर्शियल बैंक आरबीआई की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं?
अगर फॉलो करते हैं तो ठीक है, नहीं फॉलो करते हैं तो आरबीआई के पास पूरा अधिकार है उस बैंक को बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकालने का, उसके लाइसेंस को कैंसिल करने का या उसको टाइम टू टाइम एडवाइसेस देने का। कोई बैंक लॉसेस में चल रहा है तो उसको क्या किया जा सकता है, अमलगमेंट करता है। कौन करेगा, वो आरबीआई करेगा। किसी बैंक को बंद करना है तो उसके लिए डिसीजन कौन लेता है, आरबीआई डिसाइड करता है कब किसी बैंक को लिक्विडेट करना है। पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक, जरूरत पड़ने पर टाइम पर आरबीआई क्या गाइड करेगा, भाई की बुक्स जो मेंटेन करी है दिखाओ, वो आरबीआई क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। तो बैंकर्स बैंक हो गया, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, कमर्शियल बैंक को टाइम पर लोन देना, देन उनको सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करना कि बैंकिंग सिस्टम में किस तरीके से काम किया जाता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसको तो अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चन जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये फंक्शंस, कोई एक फंक्शन 3 मार्क्स में पूछ लेता है, वो कोई एक फंक्शन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसे पढ़ने में शायद उतना समझ में ना आए जितना बबली में आपको समझा पाऊं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या है, कई बार कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल क्रंच जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। फाइनेंशियल क्रंच मतलब उनके पास रिजर्व कम हो गए, मनी फ्लो कम हो गया कमर्शियल बैंक के पास। तो अगर ऐसा हो जाए तो होगा क्या, कमर्शियल बैंक पहले हेल्प लेता है आसपास वालों से, अपनी दूसरी ब्रांचेस से लेगा, दूसरे बैंक से लोन लेने की कोशिश करेगा कि भाई वहां से पैसा आ जाए, जो फंड्स की कमी पड़ी है वो पूरी हो जाएगी। बट समटाइम्स होगा क्या कि उसको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली, कहीं से कोई असिस्टेंस नहीं मिला। उस टाइम पर क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास एक ही रास्ता होगा, क्या, वो आरबीआई के पास जाए। अगर कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस कहीं से नहीं ले पाता है तो आरबीआई को तो उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। आरबीआई उस बैंक को लोन देगा, फंड प्रोवाइड करेगा, आरबीआई को उस बैंक को टेक केयर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या, अगर आरबीआई ने टेक केयर नहीं करी तो एक बैंक अगर फाइनेंशियल क्रंच के चलते कुछ प्रॉब्लम में आता है तो पूरी इकोनॉमी में केओस क्रिएट हो जाएगा और लोगों में फाइनेंशियल सेक्टर के प्रति डर पैदा हो जाएगा। लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करना बंद कर देंगे, बैंक पे विश्वास करना बंद कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, हमेशा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी कमर्शियल बैंक को कि उसके पास उसका कैश रिजर्व मेंटेन नहीं हो रहा है, पैसा कम हो गया है, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो भाई सेंट्रल बैंक उसकी हेल्प करेगा ही करेगा। इसको ही बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, banks are required to deposit fixed ratio of their net total liabilities the CRR with the central bank। ये हमें पता है कि हम जितना भी पैसा पब्लिक डिपॉजिट कराती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज कैश रिजर्व में मेंटेन करना पड़ता है, और उसके अलावा बहुत सारे एक्सेस में उसको रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं सेंट्रल बैंक के साथ कि डेली उसकी क्लियरिंग जो चार्जेस है वो फिल हो जाए। The surplus fund with central bank can be used makes advances to banks if temporary need of fund acting as a lender of last resort। जो मैंने आपको कहा, अगर सेंट्रल कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है, कहीं से हेल्प नहीं मिलती है, तो आरबीआई क्या करता है, वो पैसा उसको उठाकर देता है उस टाइम पर, जरूरत के टाइम पर। इसको ही बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये इसलिए करते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर हमारा ठीक से चलता रहे। कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली कमर्शियल बैंक को तो कहां जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई उसकी हेल्प करेगा। इसी फंक्शन को कहते हैं हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, बोलते हैं इसको क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है, देखो दो अलग-अलग कस्टमर है, दो अलग-अलग कस्टमर है ए बी, इसका अकाउंट है एसबीआई में और मान लो इसका अकाउंट पीएनबी में। ड्यूरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसा होगा कि इसने चेक उठाकर इसको दिया, एक चेक दिया। अब बी का अकाउंट है पीएनबी में, तो बी के पास जो पैसा आएगा किस में आएगा, वो पीएनबी में आएगा। चेक किस बैंक का है, एसबीआई का है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, तो आरबीआई क्या करता है सेंट्रल बैंक, पहली बात है इन दोनों के अकाउंट आरबीआई के पास होंगे, सेंट्रल बैंक के पास ए का अकाउंट भी होगा, बी का अकाउंट भी होगा। अब आरबीआई क्या करेगा, यहां से फंड्स ट्रांसफर करेगा पीएनबी के पास, और इसी ट्रांसफर सिस्टम को हम क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। एक्चुअल में कोई कैश ट्रांसफर नहीं होता है, वो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो कि आज के टाइम में सभी बैंक्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का सबसे बड़ा फंक्शन एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना एट प्रेजेंट।
देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम में आए ना आए पर ये आगे चल के यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, वहां पर यूज होता है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, क्या कंट्रोल कर रहे हैं हमने, फ्लो ऑफ मनी। कब मनी इंक्रीज करनी है मनी सप्लाई इकोनॉमी में, और कब मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है, ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के ऊपर। बट ये करेगा कौन, ये करता है सिर्फ आरबीआई। जब आरबीआई मनी को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा, बेसिकली उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। ये किया इसलिए जाता है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे, बार बार बूम, रिसेशन, डिप्रेशन से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, आगे मॉनेटरी पॉलिसी स्पेशल पढ़ेंगे, एक लेक्चर उसके ऊपर बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन पर्पस क्या है यहाँ पर समझने का, एक ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल बैंक का कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मनी सप्लाई या मनी फ्लो को कंट्रोल करना। मनी फ्लो कंट्रोल मतलब कब हमें मनी सप्लाई बढ़ानी है, कब हमें मनी सप्लाई घटानी है, ये आरबीआई डिसाइड करता है। और आरबीआई अपने आप से नहीं डिसाइड करता है, वो मार्केट सिचुएशंस को देखकर करता है, इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन। तो ये बेसिकली सारे हमने अब तक किए फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से खास बात, सारे फंक्शंस नहीं पूछेगा एग्जाम में, कोई एक फंक्शन पूछ लेता है 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में नेम आ जाएगा कि एक्सप्लेन कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एज अ फंक्शन, एक्सप्लेन मनी सप्लाई एज अ फंक्शन, इस तरीके से वो पूछ लेगा 3 मार्क्स में आपसे। तो सारे पर हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो कोई एक फंक्शन आएगा बाय नेम, तभी हम कर पाएंगे जब हमें आते होंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच।